Okay, all right. Time to get started. Do you guys have any questions regarding the previous lecture? Chale, you guys can ask me question anytime. Let's get started. We'll be posting your next homework sometime next week, God willing. Okay. So today the aim is to wrap up chapter 7. तो चैप्टर 7 में अभी जो हमारे पास आज के लेक्चर में जो मेन एजेंडा है दैट इज डिजाइन ऑफ FAR फिल्टर्स. तो देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स टू डिजाइन FAR फिल्टर्स. तो एक मेथड हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है पहले लेक्चर में, इनके प्रीवियस लेक्चर में, एंड टुडे वी वांट टू कंप्लीट दैट डिस्कशन जिसमें हम FAR फिल्टर्स को डिजाइन कर रहे हैं यूजिंग विंडोइंग मेथड. And then there is an other method as well जिसके जरिए आप optimum FAR filters बनाते हैं. So we'll discuss that method as well. And in case we are able to complete this discussion today, so that will be the end of chapter 7, and that will give us basically 3 more lectures to discuss some miscellaneous topics. So next week I plan to start wavelet transform. तो जो वेवलेट से रिलेटेड जो डिस्कशन है तो दैट विल टेक 2 लेक्चर्स, और फिर जो लास्ट लेक्चर है उसको हम डिवोट कर सकते हैं फॉर DCT और फॉर समथिंग एल्स. ओके, सो दैट्स द प्लान फॉर द रिमेनिंग 3 लेक्चर्स. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी आर इन चैप्टर 7. ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने FAR फिल्टर डिजाइन जो है वो स्टार्ट किया था. देन there are several methods, लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक है तो इट डिस्क्राइब्स 2 important ones. ठीक है, उनमें से पहला जो मेथड है उसमें आप कहते हैं कि विंडोइंग मेथड, और जो फिर सेकंड मेथड है तो इट हैज डिफरेंट नेम्स. Okay, sometimes we call it optimum FAR filter design. And then various people were working on this problem in 1970s. So eventually one particular method gained popularity, and that method is named after the scientists who were working on that methodology. So that's called Parkes-McClelland method. Okay, तो जो विंडोइंग मेथड है तो उसमें यानी कि we actually truncate the everlasting impulse response, which is IAR in nature, and we make it FAR. और what are the popular windows जो कि यूज होती हैं for windowing method? उनमें से we saw that there is a window called rectangular window, and then there is a triangular shaped window which is called Bartlett window, and then there is Blackman window, and then some other windows as well. And the most important of them is Kaiser window. Okay, तो अब nowadays ये मामला है कि ये जो FAR filter डिजाइन की जो रिसर्च है it has been matured enough. तो इसमें आप कह लें कि there is little room for research, rather what we prefer, इनमें से जो best methodologies हैं we just go with them. Okay, तो विंडोइंग मेथड में जो बेस्ट मेथड है तो that is to use Kaiser window, और इसी तरह से जो ऑप्टिमम फिल्टर डिजाइन में जो बेस्ट मेथड है तो दैट इज कॉल्ड Parkes-McClelland मेथड. तो हम ये 2 चीजें जो है वो आज डिस्कस करना चाह रहे हैं. ओके, आई थिंक वी शुड आल्सो नेविगेट थ्रू द टेक्स्ट बुक. आई होप यू गाइस ऑल रिमेंबर द एसेंस ऑफ द विंडोइंग मेथड. ठीक है, तो पहले हमने जो FAR फिल्टर डिजाइन है यूजिंग विंडोइंग मेथड उसको रैप अप करना है. उसके बाद हम जो सेकंड प्रोसीजर है, देयर इज अ सेकंड वे टू डिजाइन ऑप्टिमम FAR फिल्टर्स, तो हम उसकी तरफ जाएंगे. तो विंडोइंग मेथड जो है उसमें
इनके व्हाट्स द डील हियर। तो मामला ये होता है आपके पास कि ओके मे बी आई शुड वंस अगेन स्केच इट ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके, तो जो भी फिल्टर डिजाइन है, हाउ डू वी स्टार्ट इट? वी स्टार्टेड बाय स्पेसिफाइंग द डिजायर्ड स्पेक्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो एक आइडियल, अगर हम लो पास फिल्टर की बात करें, आइडियल लो पास फिल्टर, और फ्रीक्वेंसी डोमेन मींस के DTFT की बात हो रही है, तो स्मॉल ओमेगा एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, HE2J ओमेगा। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो आइडियल लो पास फिल्टर में स्पेक्स क्या होंगे? आप 0 से लेके ओमेगा पी जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है फॉर द पास बैंड। तो ये सारा रीजन क्या है, इसको आप कह रहे हैं पास बैंड है, जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आपका मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है वो फ्लैट हो और मैक्सिमम हो, यानी कि 1 हो। और इसी तरह से फिर आप एक और फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाई करते हैं ओमेगा एस। आप कहते हैं कि इससे आगे आगे और कहाँ तक, पाई तक, यानी कि टोटल रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। तो ओमेगा एस से पाई तक आप क्या चाह रहे हैं, स्टॉप बैंड। इसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है दैट शुड बी आइडेंटिकली 0। यहाँ पे जो आपका इनके सारे जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं दे गेट सप्रेस्ड ऑल टुगेदर, एंड इन बिटवीन देयर इज अ ट्रांजिशन बैंड, जिसमें आपको कोई कंसर्न नहीं है कि उसमें जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये आपके पास आइडियल लो पास फिल्टर के स्पेक्स हैं। ठीक है, तो जब आप ये जो आइडियल लो पास फिल्टर है, ऑफ कोर्स इनकी जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, तो ये अब आपके पास रेक्ट फंक्शन है जो आपको नजर आ रहा है। तो जब आप इसकी इनवर्स DTFT आप कंप्यूट करते हैं तो व्हाट डू यू गेट? वी एक्चुअली गेट अ सिंक फंक्शन। ठीक है, जिसकी प्रॉपर लेबलिंग जो है उसमें इस वक्त हम इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू। ठीक है, तो ये नो, यहाँ पे T नहीं होगा, यहाँ पे N है, और एक्चुअली हमें सैंपल्स प्लॉट करने चाहिए, लेकिन सैंपल्स प्लॉट करेंगे तो सिंक की जो शेप है वो शो करना मुश्किल होगा, तो इसलिए हमने इसकी कंटिन्यूअस स्केचिंग की है। ओके, तो दिस इज आवर H ऑफ N जो इम्पल्स रिस्पांस है। ये कौन सा इम्पल्स रिस्पांस है? इट्स अ वेरी स्पेशल इम्पल्स रिस्पांस, द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ एन आइडियल लो पास फिल्टर। तो इस इम्पल्स रिस्पांस में कौन से प्रॉब्लम्स हैं? वंस अगेन we know the problems related to this impulse response. It's non-causal. क्यों non-causal है? जो n की नेगेटिव वैल्यूज हैं जो इस टाइम मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली H ऑफ n को 0 होना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं है, तो जिसकी वजह से ये non-causal है। दूसरा मसला क्या है कि इट्स everlasting। तो everlasting से ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन when we say कि H ऑफ n everlasting है, तो that means के इट इज एन IR सिस्टम। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम FIR फिल्टर डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो पहला काम तो ये होगा कि हमें IR से FIR की तरफ आना है। तो अब आपके पास आइडियल लो पास फिल्टर का इम्पल्स रिस्पांस IR है, और आपने जो है वो उसको किसी भी तरह ट्रंकेट करके जो इम्पल्स रिस्पांस है उसको फाइनाइट बनाना है। तो हाउ डू यू डू दैट? यू डू विंडोइंग। आप विंडोइंग करते हैं, और वो विंडोइंग कैसे हो रही है? इनके लेट्स ड्रॉ दिस इम्पल्स रिस्पांस अगेन, जो आपके पास आइडियल लो पास फिल्टर का जो इम्पल्स रिस्पांस है। ठीक है, ये है आपके पास H ऑफ N, और अब हम अपनी मेथोडोलॉजी या अपनी नोटेशन जो है उसको कंपैटिबल बनाते हैं विद द टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक सेज कि जो आइडियल लो पास फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, दिस इज समथिंग यू डिजायर, जिसकी वजह से आप सब्सक्रिप्ट D अटैच करते हैं। और यहाँ पे भी इसी तरह से कि जो आइडियल लो पास फिल्टर का जो इम्पल्स रिस्पांस है दैट इज द इम्पल्स रिस्पांस यू डिजायर। तो यहाँ पे भी आप HD ऑफ N लिखेंगे, और यहाँ पे भी आप HD ऑफ N लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया है, और यहाँ पे आपके पास 0 है। और अब विंडोइंग का क्या मामला है? आपको सिंपली विंडो का मतलब सिर्फ ये है कि एक ऐसा फंक्शन जो कि फाइनाइट ड्यूरेशन का है, आपने उसके साथ अपने HD ऑफ N को मल्टीप्लाई करना है। अब उस तरह का फंक्शन कैसा हो सकता है? एक सिंपलेस्ट फंक्शन ये हो सकता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है फॉर m+1 सैंपल्स, कैपिटल M+1 सैंपल्स, और इट्स 0 अदरवाइज। तो ये जो फंक्शन है इसको आप W ऑफ N कह रहे हैं, यानी कि विंडो फंक्शन है। टाइम डोमेन में आपने इसको स्केच किया हुआ है, और ये कौन सी विंडो है?
जो अभी हमने स्केच किए, इट्स अ रेक्टेंगुलर विंडो। ओके, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई द टू थिंग्स टुगेदर, जब आप एच डी ऑफ एन को डब्ल्यू ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट डू यू गेट? तो आपके पास जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो यू कैन इमीडिएटली सी के ये जो रीजन में शेड कर रहा हूं, दिस रीजन विल बी लेफ्ट, ठीक है, ये रीजन बरकरार रहेगा, बाकी हर चीज जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर आप स्केच बनाना चाहें तो आपको कुछ इस तरह का स्केच जो है वो रफली नजर आएगा। तो दिस इज योर एच ऑफ एन। तो अब रिलेशनशिप क्या है कि एच ऑफ एन आपको कैसे मिला है? यू मल्टीप्लाइड योर the impulse response of your desired filter with a windowing function, जिसके बाद आपको एच ऑफ एन मिला है। तो ये आपकी ख्वाहिश है जो आप करना चाहते थे, एंड दिस इज रियलिटी जो एक्चुअल में आप कर सकते हैं, ठीक है। और W जो है वो ऑफ कोर्स इट्स अ विंडो फंक्शन। तो फर्क क्या है कि एच डी ऑफ एन का क्या मामला था कि इट वाज IR, ठीक है, एवरलास्टिंग था, लेकिन क्योंकि हम FIR फिल्टर डिजाइन करना चाह रहे हैं तो हमने उसको विंडो फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो एच ऑफ एन जो हमें मिला है तो दैट इज एन FIR फिल्टर। और एच ऑफ एन जो है उसकी लेंथ कितनी है? एच ऑफ एन की जो लेंथ है वो m+1 है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि एच ऑफ एन जो है वो नॉन जीरो है फॉर m+1 सैंपल्स ओनली। तो यानी कि FIR है, सच में FIR है, ठीक है, सिर्फ m+1 उसके सैंपल्स हैं एंड इट्स जीरो एवरीवेयर एल्स, ठीक है। बाद में एक मिनट मैं अभी आपसे बात करता हूँ। बाद में तो हमने टेक्स्ट बुक में डिस्कशन देखी थी, उसमें हम देख रहे थे कि जो विंडो फंक्शन है तो वो जरूरी नहीं कि हमेशा रेक्टेंगुलर हो, आप इसको ट्राइंगल की तरह भी चूज कर सकते हैं, आप इसको स्मूथ फंक्शन के तौर पे भी चूज कर सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, जिसकी वजह से फिर आपके पास डिफरेंट कैंडिडेट विंडोज आती हैं। जी आप बताएं। सर आप एच ऑफ एन को रियलिटी और एच डी ऑफ एन को डिजायर क्यों कह रहे हैं? लाइक डोंट वी डिजायर द एच ऑफ एन बिकॉज़ वी वांट कि वो लिमिटेड और कॉजल हो? चले यानी आप यूं कह लें कि इसको आप जैसे मर्जी, इट्स अप टू यू कि आप ये जो भी आइडियाज हैं इनको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। मकसद ये है कि एच डी ऑफ एन जो है, अगर यानी हमारे पास कॉजेलिटी की कंस्ट्रेंट नहीं होती और अगर हमारे पास IR वाली कंस्ट्रेंट नहीं होती तो हम एच डी ऑफ एन के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। यानी कि अगर एक ऐसी दुनिया होती जिसमें नॉन कॉजल सिस्टम एग्जिस्ट करते तो आप उसी के साथ चलते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा फिल्टर चाहिए था जो पास बैंड में जिसकी वैल्यू 1 हो, स्टॉप बैंड में जिसकी वैल्यू 0 और एब्रप्ट ट्रांजिशन हो एकदम से, यानी कि जो डिसकंटिन्यूटी जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है तो वो यानी कि हियर वी हैव अ डिसकंटिन्यूटी। ये जहाँ पे मैं इस वक्त कर रहा हूँ, यानी ये जहाँ पे मैं इस टाइम स्क्रिबलिंग कर रहा हूँ तो ये डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि आपका जो आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो एकदम जंप करता है 1 से 0 की तरफ। तो मकसद ये आप के लिए आप कह लें कि बेस्ट बेट है, लेकिन क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल है इसलिए आप फिर रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल डिजाइन की तरफ चलते हैं। तो अगर किसी भी वजह से इफ वी स्टार्ट टू लिव इन अ यूनिवर्स जहाँ पे ये चीज बन सकती हो तो हम कभी भी किसी अप्रॉक्सीमेशन या कहीं और नहीं जाएंगे। तो मकसद ये है कि यानी यहाँ पे हम जो कुछ भी लिख रहे हैं तो वो इसीलिए लिख रहे हैं कि एच डी ऑफ एन जो है आप कह लें कि इट्स मेनली अ मैथमेटिकल फैंटेसी, लेकिन स्टार्ट आप यहीं से करते हैं। और एच ऑफ एन जो है this is an impulse response which is kind of practically realizable। तो सिर्फ यही चीज है, ठीक है सर। क्योंकि चॉइस ऑफ वर्डिंग जो है ना वो हर किसी की अपनी हो सकती है, ठीक है, आप इसको अपने तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि एच डी ऑफ एन सिर्फ हम कागज पेंसिल से लिख सकते हैं लेकिन किसी लैब में बना नहीं सकते। तो जो चीज बनेगी वो एच ऑफ एन है, और वो कैसे आती है कि जो चीज आपने जो मैथमेटिकल आपकी फैंटेसी है आप उसको विंडो फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन यू गेट एच ऑफ एन। तो यानी जो प्रैक्टिकल डिजाइन आ रहा है तो दैट इज काइंड ऑफ समहाउ बीइंग गाइडेड बाय द थ्योरी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उसकी गाइडेंस आपके पास थ्योरी से आ रही है। तो थ्योरी में कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल हैं, जो कि रियलाइजेबल नहीं है, लेकिन जब आप उसको रियलिस्टिक टर्म्स में ट्रांसलेट करते हैं तो इवेंचुअली आपके पास जो प्रैक्टिकल अप्रॉक्सीमेशन आती है तो दैट इज काइंड ऑफ क्लोज इनफ टू थ्योरी।
यानी कि जो एच ऑफ एन है तो वो एच डी ऑफ एन से मिलता जुलता होगा, बहुत ज्यादा आप कह लें कि डिविएट नहीं करेगा। यानी कि चाहे आपने बहुत सारे सैंपल्स रिमूव कर दिए हैं, ट्रंकेशन कर दिया, लेकिन जो दो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सेज हैं, जो आइडियलाइज्ड जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स था और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, दे विल बी क्लोज इनफ और दे विल बी काइंड ऑफ गुड इनफ टू डू द जॉब, जो भी इनके फिल्टरिंग करनी है। तो अब ये जो इक्वेशन है, इसी की आप लोग जो है फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म भी ले सकते हैं पूरी इक्वेशन की। तो स्मॉल एच की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एच होगी e टू जे ओमेगा, और इस तरह से एच डी की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एच डी होगी e टू जे ओमेगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन के बजाय कॉन्वोल्यूशन स्मॉल w के बजाय कैपिटल W e टू जे ओमेगा। तो ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखी है, सो दैट के ये जो विंडोइंग का फिनोमेना है, इसको हम कुछ मिनट के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी समझने की कोशिश करें कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या मामला हो रहा है कि जो आपका आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, इट गेट्स कन्वॉल्व्ड विद द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द विंडो फंक्शन, और फिर आपके पास जो प्रैक्टिकल जो आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आता है आपके फिल्टर का, वो चीज है। तो इसमें भी आपको जो चीज यानी कि यहाँ से जो चीज आपने पिक करनी है वो ये कि हाउ कैन यू मेक श्योर कि जो कैपिटल एच डी है और जो कैपिटल एच है, यानी कि आइडियल सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और प्रैक्टिकल सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, दे आर क्लोज इनफ। कैसे आप मेक श्योर करेंगे, वो इस तरह होगा जब कैपिटल डब्ल्यू जो है इट इज एज सिमिलर एज पॉसिबल टू द यूनिट इम्पल्स या यूनिट सैंपल। क्योंकि ये बात किस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि अगर एक लम्हे के लिए आप सपोज करें कि कैपिटल डब्ल्यू जो है वो यूनिट सैंपल फंक्शन है, तो फिर क्या होगा, यानी इम्पल्स फंक्शन को सैंपल फंक्शन में कह रहा हूँ, तो किसी भी फंक्शन को जब आप यूनिट सैंपल फंक्शन से कन्वॉल्व करते हैं तो यू गेट द सेम फंक्शन बैक। ठीक है, तो अगर आपको कैपिटल एच डी ही चाहिए तो आप चाह रहे होंगे कि कैपिटल डब्ल्यू जो है वो इम्पल्स हो। ठीक है, तो उस केस में कैपिटल एच और कैपिटल एच डी जो है दे विल बी द सेम। लेकिन अगर कैपिटल डब्ल्यू को आप इम्पल्स लेंगे तो दैट मीन्स के टाइम डोमेन में हमारे पास एक ऐसी विंडो है जो कि एवरलास्टिंग है, तो इसका मतलब ये है इन अदर वर्ड्स के विंडोइंग हुई ही नहीं है। तो दैट मीन्स के डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू जो है वो कभी भी यूनिट इम्पल्स नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि वो उससे मिलता जुलता बन जाए। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर लोगों ने ये जो रेक्टेंगुलर विंडो है उसके अलावा डिफरेंट विंडोज जो हैं वो देखी, जिनमें क्योंकि रेक्टेंगुलर विंडो में भी ये मामला है कि डिसकंटिन्यूटी है, एकदम से जो है उसकी वैल्यू 1 से 0 होती है। तो डिसकंटिन्यूटीज की वजह से जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो कैपिटल डब्ल्यू है तो वो एक्सपैंड हो जाता है। तो जो डब्ल्यू ऑफ एन को लोगों ने स्मूथ बनाया तो वो इसी वजह से कि जो कैपिटल डब्ल्यू है तो वो इम्पल्स के करीब करीब रहे, सो दैट के जो आपके दो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, दे लुक वेरी सिमिलर। ओके, तो ये हमारे पास एसेंस है विंडोइंग मेथड की। ठीक है, इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल डिटेल्स मौजूद हैं टेक्स्ट बुक में, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन नेविगेट थ्रू देम। और ये चीज हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो विंडो है फाइनाइट साइज की जिसमें सिर्फ m+1 सैंपल्स होते हैं, तो उसकी वैल्यूज आप कैसे सेट करते हैं। देयर आर डिफरेंट विंडोज पॉसिबल, रेक्टेंगुलर विंडो, बार्टलेट विंडो, हैमिंग विंडो, ब्लैकमैन विंडो। और जब आप इनको प्लॉट करते हैं तो जो की शेप्स हैं वो इस तरह से नजर आती हैं जैसे आपको फिगर 7:1 में नजर आ रही हैं। तो विल बी आस्किंग यू गाइस टू प्लॉट दीज विंडोज, यानी कि जो फिगर 7:1 है तो विल बी आस्किंग यू गाइस टू रिप्रोड्यूस इट। ठीक है, इन योर नेक्स्ट होमवर्क। तो उसके जरिए फिर आप ये जो प्लॉटिंग है आप ये करेंगे। और इसमें मेरे ख्याल में जो नोटिस करने वाली चीज है वो यही है कि ये जितनी भी विंडोज हैं दे कंसिस्ट ऑफ m+1 सैंपल्स। ठीक है, तो ये जो W ऑफ n है दे आर आल्सो FIR सिस्टम्स, यानी ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो कैपिटल m+1 सैंपल्स है। और मजीद एक और चीज क्या नजर आ रही है हमें कि ये जो विंडोज हैं, all these window functions they are symmetric around the midpoint। जो मिड पॉइंट है m/2 पे उसके अराउंड सिमेट्री है, यानी कि मिड पॉइंट के दाएं बाएं आपको जो फंक्शन है वो एक जैसा नजर आएगा। यानी कि अगर आप इस में से कोई भी विंडो फंक्शन ले लें, उसको मिड पॉइंट के अराउंड अगर आप फ्लिप करेंगे, ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग। ठीक है, तो ये जो सिमेट्री है तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इस सिमेट्री की वजह से क्या होता है कि you end up getting an FIR filter which has linear phase। और linear phase का क्या मामला होगा
क्या फायदा हुआ लीनियर फेज की वजह से कि whenever you will be passing your input signal with different frequency component through a linear phase FIR system, तो output पे you will be getting all the frequency components at the same time, चाहे डिले के बाद आए लेकिन साथ साथ आएंगे, अलग-अलग नहीं आएंगे, ठीक है। तो लीनियर फेज का या नॉन लीनियर फेज का मामला ऐसा ही है कि अगर हमारे पास लोगों का एक क्यू है, उसको आप एक रूम में एंटर कर रहे हैं, तो लोग अगर इकट्ठे जा रहे हैं, तो लोग अगर इकट्ठे बाहर आते हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऑफ लीनियर फेज। और अगर आपने लोगों को एंटर किया है और लोग फीफो जो आप कह लें कि ऑर्डरिंग में वापस बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई पहले आ रहा है, कोई बाद में आ रहा है, लोग डिस्पर्स हो रहे हैं, तो दैट मींस के दैट्स अ नॉन लीनियर फेज। तो ये एक एनालॉजी है just to make it very easy for you guys के non-linear phase has problems. Okay. तो ये जो next figure जो इस टाइम मैं आपको navigate कर रहा हूँ 722, इसमें frequency response यानी कि capital W जो है वो plot किया हुआ है for different windows और log scale में plot किया हुआ है। तो इसमें यानी कि जो ripples जो आपको नजर आ रही है sinusoidal ripples, तो नथिंग टू वरी अबाउट देम, इनमें कोई डिटेल मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी कि हम ये जो रिपल्स हैं इसके बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि जीरो फ्रीक्वेंसी पे जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो कितना है और बाकी फ्रीक्वेंसीज पे एम्पलीट्यूड कितना है। तो जीरो फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड 0 है, लेकिन लॉग स्केल में है, तो जब लीनियर स्केल में लेके आएंगे तो लीनियर स्केल में इट विल बी 1, और लॉग स्केल में जैसे भी हमें जो सबसे नीचे वाली फिगर है उसमें बाकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना नजर आ रहा है, -40। तो -40 जो है वो जब आप इसको लीनियर स्केल में लेके आएंगे तो वो होगा 10⁻⁻4, ठीक है। तो दैट रफली टेल्स यू कि ये जो आपके पास विंडो फंक्शंस हैं दे आर नाइस इनफ इन द सेंस के आपके पास अगर इसको लीनियर स्केल में आप प्लॉट करेंगे तो इट विल लुक लाइक अ यूनिट सैंपल फंक्शन। यानी कि यूनिट सैंपल फंक्शन तो है कि जो सिर्फ एक इंस्टेंट पे या फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पे यानी 0 फ्रीक्वेंसी पे 1 हो, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज पे 0। तो ये एग्जैक्टली यूनिट सैंपल फंक्शन नहीं है, लेकिन इट लुक्स सिमिलर टू दैट। तो यानी कि दीज विंडोज आर ऑलरेडी गुड इनफ। तो जो मजीद यहाँ पे डिटेल्स हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू दैम। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दैट विल मूव टू द काइजर विंडो बेस्ड FIR फिल्टर डिजाइन मेथड। या पहले हम उसकी तरफ चलते हैं फिर हम इसकी तरफ वापस आएंगे, दैट वुड बी बेटर। ओके, तो हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी कि हम FIR फिल्टर डिजाइन करना चाह रहे हैं यूजिंग विंडोइंग मेथड। तो देयर आर डिफरेंट कैंडिडेट्स विंडोज अवेलेबल, ठीक है, लेकिन उनमें से ओवर द टाइम पीपल हैव फिगर्ड आउट कि जो काइजर विंडो बेस्ड FIR फिल्टर डिजाइन है दैट्स द मोस्ट suitable one। तो जिसकी वजह से इवेंचुअली फॉर द सेक ऑफ योर क्लास, जो DSP क्लास का जो स्कोप है उसमें जो हमारा FIR फिल्टर डिजाइन है यूजिंग विंडोइंग मेथड, उसमें बाकी सारी जो विंडोज हैं वो विल काइंड ऑफ फॉरगेट देम एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ FIR फिल्टर डिजाइन। यानी कि विंडोज की स्केचिंग वगैरह हम आपको होमवर्क में कहेंगे, लेकिन बार्टलेट विंडो या हैमिंग विंडो उसके जरिए हम आपको फिल्टर डिजाइन का नहीं कहेंगे। तो जो फिल्टर डिजाइन की बात होगी FIR फिल्टर डिजाइन की, तो दैट विल बी यूजिंग काइजर विंडो, ठीक है। तो काइजर विंडो के जरिए अगर आपने FIR फिल्टर डिजाइन करना है तो अभी हम उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो आपके सामने जो है यू सी सम टेक्स्ट एंड यू सी एन इक्वेशन। तो इक्वेशन में हम 1 मिनट के लिए फोकस करते हैं। ये जो इक्वेशन 759 है, ठीक है, तो लेट्स लुक एट दैट इक्वेशन। तो ये जो 759 है तो इसमें आपको एक W ऑफ n नजर आ रहा है। तो W ऑफ n मींस कि इट्स अ विंडो फंक्शन, और कौन सा विंडो फंक्शन है? ऑफ कोर्स इट्स काइजर विंडो फंक्शन, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको सुपरफिशियली अगर हम इसको देखें तो व्हाट डू वी सी, हमें एक चीज नजर आ रही है कि न्यूमरेटर में भी I0 है, डिनोमिनेटर में भी I0 है। तो I0 क्या चीज है? आप कह लें कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन जिसका एग्जैक्ट नेम भी जो है इट्स अ लॉन्ग वन कि 0th ऑर्डर modified Bessel function of the first kind, लेकिन will not get worried by this complicated name. The important thing is कि जो I0 है तो you guys will find a standard command in MATLAB to kind of plot it or use it in your computation. तो आपने ये देखना है कि जो Bessel function है, modified Bessel function, ठीक है, उसके इनपुट में पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो न्यूमरेटर में देखें तो I0 में आपको बीटा नजर आ रहा है, n नजर आ रहा है, अल्फा नजर आ रहा है। तो n तो आपके पास टाइम इंडेक्स है,
और m कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से m तक, क्योंकि जो आपका विंडो फंक्शन है तो उसमें टोटल m+1 सैंपल्स है। तो आपको पता है कि m जो है वो सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए m+1 इंडेक्सेस हैं इस विंडो फंक्शन में। और उसके अलावा कौन सी चीज है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा क्या चीज है, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, जहाँ पे मैं माउस इस वक्त होवर कर रहा हूँ, कि अल्फा इज m/2। तो जो आपकी विंडो फंक्शन का जो मिड पॉइंट है उसको हमने अब अल्फा कहना शुरू कर दिया है। तो जो भी m आपको हम बताएंगे कि m is 16, तो अल्फा विल बी 8। तो अल्फा हमने डिमिस्टिफाई कर लिया। मजीद क्या चीज है, बीटा। तो बीटा क्या चीज है, ऑथर्स कॉल इट द शेप पैरामीटर, कि आपका जो विंडो फंक्शन है उसकी शेप जो है वो डिसाइड होगी जब आप बीटा जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो मीन्स टू से कि ये जो इक्वेशन 7.59 है, फॉर एग्जांपल आप इसको मैटलैब में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अल्फा, बीटा और एन चाहिए। एन आपको पता है, कैपिटल एम भी आपको ये पता है, और अल्फा भी आप एम के जरिए पता ला सकते हैं। तो सिर्फ बीटा रह जाता है। तो लेट्स सी के हाउ डू वी कंप्यूट बीटा। तो हम जब नीचे आते हैं तो 762 जो इक्वेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि हाउ टू कंप्यूट बीटा। ठीक है, तो अब बीटा के लिए फॉर्मूला आपके पास आ गया, क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या मामला है, इसमें आपको यानी कि नंबर्स नजर आ रहे हैं, यानी कि नो नीड्स टू वरी अबाउट दैट, यानी कि समवन डिड दिस रिसर्च फॉर अस और हमने इसको यूटिलाइज करना है। तो ये यानी कि इसको रीड्राइव करना हमारा मकसद नहीं है, इसको यूज करना यानी कि उसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो बीटा आपको कंप्यूट करने के लिए अगर आपने फॉर्मूला 762 मैटलैब में कहीं और लिखना हो तो व्हाट डू यू नीड, सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं और एक ही चीज आपको चाहिए, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए क्या चीज है, वो 761 में आपको नजर आ रहा है। तो 761 में आप देखें तो आप लॉग ले रहे हैं किसी चीज का जिसके बाद आपको ए मिल जाता है। तो किस चीज का आप लॉग ले रहे हैं, डेल्टा। और ये डेल्टा कौन सी चीज है, डेल्टा जो है दैट्स द मैक्सिमम अलाउड रिपल। ठीक है, याद करें कि जब से हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया हम कह रहे थे कि फिल्टर डिजाइन मींस के हमें डिजाइन स्पेक्स गिवन होंगे। तो डिजाइन स्पेक्स से क्या मुराद था, ओमेगा पी गिवन होगा, ओमेगा एस गिवन होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 गिवन होगा। तो डेल्टा 1 क्या चीज थी, दैट वाज द अलाउड रिपल्स इन द पास बैंड। पास बैंड में कितनी फ्लक्चुएशंस आपको अलाउड हैं अराउंड द आइडियल एम्पलीट्यूड जो कि 1 था। और डेल्टा 2 क्या था, कितनी फ्लक्चुएशन आपको अलाउड है अराउंड द आइडियल एम्पलीट्यूड इन द स्टॉप बैंड। स्टॉप बैंड में आइडियली एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, लेकिन आप थोड़ी सी रिपल अलाउ करते हैं। लेकिन जब आप काइजर विंडो के जरिए डिजाइन करते हैं तो काइजर विंडो डिजाइन में कंस्ट्रेंट ये है कि डेल्टा 1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा 2, यानी कि आप पास बैंड और स्टॉप बैंड में एक जितनी ही रिपल अलाउ करते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन आप अलाउ नहीं करते। तो अगर हम आपको क्वेश्चन में कहते हैं कि डेल्टा 1 भी बताते हैं, डेल्टा 2 भी बताते हैं, उनकी वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो यू विल पिक द मिनिमम ऑफ दोस। मिनिमम से फायदा ये होगा कि आपका जो फिल्टर है तो वो जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उनको एक्सीड करेगा, यानी कि आप कम से कम फ्लक्चुएशन जो है वो उठाएंगे। तो डेल्टा अगर आपके पास आ जाएगा तो आप कैपिटल ए कंप्यूट कर लेंगे, कैपिटल ए आ जाएगा तो आप कैपिटल ए की वैल्यूज प्लग इन करेंगे, और कैपिटल ए की वैल्यूज मुख्तलिफ रेंज में आ सकती हैं। अगर कैपिटल ए जो है वो 50 से बड़ा है तो आप पहली जो इक्वालिटी है वो यूटिलाइज करेंगे। अगर कैपिटल ए जो है वो 21 से 50 के दरमियान है तो आप सेकंड इक्वालिटी यूटिलाइज करेंगे, और अगर कैपिटल ए जो है वो 21 से कम है तो फिर बेटा जो है टर्न्स आउट टू बी 0। तो मकसद ये है कि यू कैन कंप्यूट द बेटा, उसके लिए आपको कैपिटल ए चाहिए। कैपिटल ए जो है वो आप अगर डेल्टा पता हो तो आप कैपिटल ए कंप्यूट कर सकते हैं, एंड वंस यू हैव द बेटा तो फिर आप जो है जो हमने ऊपर जो डब्ल्यू ऑफ एन की जो इक्वेशन थी काइजर विंडो के लिए, जब आपको बेटा पता हो, अल्फा पता हो, तो यू कैन प्लॉट एंड स्केच डब्ल्यू ऑफ एन जो कि काइजर विंडो है। अब इसमें एक चीज और हमें ये 760 में नजर आ रही है कि जो आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको गिवन होंगी उसमें ओमेगा एस ओमेगा पी भी आपको गिवन होगा। तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट समथिंग डेल्टा ओमेगा, और ये क्या चीज है, दैट इज द विड्थ ऑफ द ट्रांजिशन बैंड, के पास बैंड और स्टॉप बैंड आपस में यानी कि एक दूसरे से कितने दूर है। ठीक है, तो ये डेल्टा ओमेगा भी हमें एफआईआर फिल्टर के लिए चाहिए। तो once again at this moment recall the essential steps for the Kaiser for the FR filter design, ठीक है, using Kaiser window। तो फिल्टर डिजाइन में जो चीज आपको गिवन होगी वो क्या होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 ओमेगा एस ओमेगा पी, एंड व्हाट यू वांट टू do when you say कि आपने फिल्टर डिजाइन करना है यूजिंग काइजर विंडो मेथड, तो आपको कैपिटल एम चाहिए होगा, यानी कि फिल्टर का ऑर्डर आपने पता चलाना है। ठीक है, तो या दैट्स इट। तो लेट मी सी।
तो अब हम इक्वेशन 763 पे आ रहे हैं। तो 763 जो है इट इज आल्सो अ सिंपल इक्वेशन दैट टेल्स यू के काइजर विंडो मेथड के जरिए एफआईआर फिल्टर जो है जो आपने बनाना है तो उसका ऑर्डर आपने कैसे कंप्यूट करना है। कि ऑर्डर कंप्यूट करने का मतलब है कि जब आपको कैपिटल एम पता चल गया तो फिर आपको ये पता होगा कि जो आपका एक्चुअल फिल्टर है उसके इंपल्स रिस्पांस में कितने नॉन जीरो सैंपल्स हैं। तो कैपिटल एम से आपको वो चीज पता चल रही है। तो कैपिटल एम पता चलाने के लिए क्या चीज चाहिए, न्यूमरेटर में आपको ए चाहिए, डिनोमिनेटर में आपको डेल्टा ओमेगा चाहिए। ए कहां से आ रहा था, ए सिंपली ये है कि आप लॉग लेते हैं किस चीज का, डेल्टा का। डेल्टा क्या चीज है, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। और डिनोमिनेटर में आपको डेल्टा ओमेगा नजर आ रहा है। डेल्टा ओमेगा क्या चीज है, द विड्थ ऑफ द ट्रांजिशन बैंड। वो कैसे आ रही है, ओमेगा एस में से ओमेगा पी सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट एम। तो अब हम फिल्टर डिजाइन पे आ रहे हैं, यानी कि एग्जांपल 7-8 के काइजर विंडो के जरिए काइजर विंडो बेस्ड आप लो पास एफआईआर फिल्टर कैसे डिजाइन करेंगे। तो जो स्पेक्स हैं वो यहाँ पे हमें स्टेप 1 में गिवन है। मैं यहाँ पे माउस होवर कर रहा हूँ। पास बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाई की हुई है 0.4 पाई, स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाई की हुई है 0.6 पाई। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 0.6 माइनस 0.4 तो 0.2 पाई जो है वो डेल्टा ओमेगा आ जाएगा, जो कि ये स्टेप 3 में नजर आ रहा है 0.2 पाई। और इसी तरह से डेल्टा 1 जो है 0.01 है, डेल्टा 2 0.001 है। लेकिन आपने इनमें से एक चूज करना है, तो आप कौन सा वाला चूज करेंगे, मिनिमम वाला चूज करेंगे। तो हम जो डेल्टा है उसको सेट कर रहे हैं इक्वल टू डेल्टा 2 जो कि 0.001 है। तो 0.001 का जब आप लॉग लेंगे और उसको -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली यू विल गेट कैपिटल ए जो कि 60 है। तो जब आप कैपिटल ए की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे राइट हियर, लेट मी गो बैक, तो कैपिटल ए 60 आ रहा है तो जो पहली इक्वालिटी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, यानी क्योंकि ए जो है इट इज ग्रेटर देन 50। तो आपने कैसे बेटा कंप्यूट करना है, 0.1102 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस 8.7। ओके, तो यू विल एंड अप कंप्यूटिंग बेटा। तो जब आपके पास बेटा आ जाएगा तो खैर यानी कि जो कैपिटल एम आपने कंप्यूट करना है उसमें आपको बेटा नहीं चाहिए, उसमें आपको कैपिटल ए चाहिए, डेल्टा ओमेगा चाहिए, तो आप एम भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि वी हैव कंप्यूटेड बेटा, वी हैव कंप्यूटेड एम। जो विंडो फंक्शन था डब्ल्यू ऑफ एन काइजर विंडो के लिए उसको देखें, ये 7.59। तो विंडो फंक्शन को अगर आपने मैटलैब वगैरह में इंप्लीमेंट करना है तो व्हाट डू यू नीड, आपको अल्फा चाहिए। अल्फा अगर आप कैपिटल एम पता है तो अल्फा भी आ जाएगा, एम हमने पता चला लिया। बेटा चाहिए, बेटा हमने कैपिटल ए के जरिए पता चला लिया, एंड देन वी आर डन। ठीक है, तो मॉडिफाइड बेसल फंक्शन जो जिसका ऑर्डर 0 और फर्स्ट काइंड हो, तो उसके लिए यू गाइस हैव स्टैंडर्ड कमांड इन मैटलैब अवेलेबल। अदरवाइज यदि पाइथन या किसी भी और लैंग्वेज में आप देखेंगे तो आपके पास लाइब्रेरीज होंगी जिसके जरिए आप मॉडिफाइड बेसल फंक्शन जो है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वंस यू हैव द विंडो फंक्शन, तो अब एक काम रह गया। तो विंडो फंक्शन है तो इवेंचुअली आपने क्या करना है, रिकॉल विंडोइंग मेथड में क्या होता था कि आपने अपने डिजायर्ड जो इंपल्स रेस्पॉन्स है उसको विंडो फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, देन यू गेट योर एक्चुअल इंपल्स रेस्पॉन्स। ठीक है, तो वो काम अब यहाँ पे हुआ हुआ है। लेट मी शो इट हियर, राइट। तो यहाँ मैं जहाँ पे इस वक्त माउस होवर कर रहा हूँ तो इसको आप देखें, तो ये जो पहली चीज है जिसको मैं यानी कि सर्कल कर रहा हूँ, इवन दो के आई एम नॉट एनोटेटिंग इट, लेकिन जहाँ पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ तो दैट इज द काइजर विंडो, यानी जिसमें आपको न्यूमरेटर में भी मॉडिफाइड बेसल फंक्शन नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी मॉडिफाइड बेसल फंक्शन आपको नजर आ रहा है। तो ये जो विंडो फंक्शन है इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई होना है, और वो कौन सी चीज होगी, द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द आइडियल फिल्टर। तो आइडियल फिल्टर का जो इंपल्स रिस्पॉन्स है इट्स राइट हियर। तो जैसे हमने अभी स्केचिंग की थी, इवन दो के दैट स्केचिंग वाज क्वालिटेटिव, तो हमने एक सिंक फंक्शन प्लॉट किया था। तो ये सिंक फंक्शन ही है जिसमें न्यूमरेटर में साइन है और साइन का जो भी आर्गुमेंट है तो उसी आर्गुमेंट से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो साइन ऑफ एन आर्गुमेंट डिवाइडेड बाय द आर्गुमेंट इट बिकम्स अ सिंक फंक्शन। तो ये कौन सी चीज है, ये आपका जो डिजायर्ड इंपल्स रिस्पॉन्स है वो चीज है। तो जब आप डिजायर्ड इंपल्स रिस्पॉन्स जो कि एवरलास्टिंग है उसको विंडो फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें सिर्फ कैपिटल M plus 1 सैंपल्स हैं, तो you get h of n which is your actual impulse response। तो अब एक चीज और मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, I'm feeling के हमारे पास चीजें थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही हैं, लेकिन ये जो चीज है यानी कि डिजायर्ड जो आपके पास impulse response है इसके बारे में मैं I want to spend few minutes। तो let me go back।
So sometime the nature of the lecture is such that कि हम white board पे हमारे लिए लिखना जो है it becomes infeasible, तो जिसकी वजह से फिर हमें टेक्स्ट बुक से नेविगेट करना पड़ता है. तो ये जो एग्जांपल 7.7 है, तो that actually gives us the impulse response of the desired filter. तो कैसे? ये इक्वेशन 7.58 इसको आप देखें कि जो एक्चुअल जो आपका फिल्टर बनेगा तो दैट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू थिंग्स, साइन ऑफ द आर्गुमेंट डिवाइडेड बाय द आर्गुमेंट. ये आपके पास क्या चीज है? दैट्स द इंपल्स रिस्पांस ऑफ द डिजायर्ड फिल्टर मल्टीप्लाइड बाय द विंडो फंक्शन. ये जो भी आपका आइडियलाइज्ड फिल्टर है उसका इंपल्स रिस्पांस, उसको आप विंडो फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो एच ऑफ एन आएगा. विंडो फंक्शन कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स हमने जो विंडो फंक्शन है हमने उसमें से काइजर विंडो को जो है वो हैव सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स गुड प्रॉपर्टीज. तो विंडो फंक्शन के तौर पे हमेशा काइजर विंडो हम यूज करेंगे, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आइडियलाइज्ड इंपल्स रिस्पांस के साथ, एंड देन यू विल गेट योर एच ऑफ एन. और जो एच ऑफ एन होगा तो दैट विल हैव लीनियर फेज. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो लीनियर फेज का कैसे पता चलाएंगे? जो भी एच ऑफ एन है अगर आप उसको स्केच करेंगे टाइम डोमेन में, तो उसमें क्या होगा? मिड पॉइंट के अराउंड जो है वो सिमेट्री आपको नजर आएगी. और जो लीनियर फेज की जो दूसरी इंटरप्रिटेशन है वो भी अपनी जगह होल्ड करती है. तो अब इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है? यानी कि 7.56 जो है उसको आप नोटिस करें. लुक एट इक्वेशन 7.56. जो सबसे ज्यादा हमारे पास आप कह लें कि नाइवली जब हम एक आइडियल लो पास फिल्टर को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम कहते हैं कि पास बैंड में जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो 1 हो, स्टॉप बैंड में फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स 0 हो. ठीक है, मेरे ख्याल में आप सब लोग इससे एग्री करेंगे कि सबसे जो नाइव या सबसे जो सादा बात हम कह सकते हैं एक आइडियल लो पास फिल्टर के बारे में वो ये कि लो पास फिल्टर जो है वो पास बैंड में उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स 1 हो जाए, स्टॉप बैंड में 0 हो जाए. तो वो एक ऐसा लो पास फिल्टर है जिसका फेज जो है वो 0 है, यानी कि उसको आप कहेंगे कि इट्स अ 0 फेज सिस्टम. लेकिन वंस अगेन जब आप रियलिटी की तरफ आते हैं तो रियलिटी हिट्स यू. आप एक्चुअली कभी भी एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जिसका 0 फेज हो. तो 0 फेज सिस्टम का मतलब ये है कि वी हैव अ सिस्टम जिसमें आप इनपुट अप्लाई करते हैं और इंस्टेंटली यू गेट द आउटपुट. अब आप लोग यानी कि आप लोगों को लगेगा कि अब हमारे पास जो रियलिस्टिक सिस्टम्स हैं दे हैव 0 फेज. ऐसा नहीं है. किसी भी सिस्टम में किसी भी सर्किटरी में जब आप इनपुट पास करेंगे तो आउटपुट तक आने के लिए टाइम लगेगा, चाहे वो टाइम जो है वो नैनो सेकंड्स में हो, पिको सेकंड्स में हो, फेम्टो सेकंड्स में हो, जितना भी छोटा यूनिट आप बना लें, लेकिन इट विल ऑलवेज बी अ नॉन जीरो कंप्यूटेशन टाइम. तो किसी भी सिस्टम का, रियल सिस्टम का जो फेज है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है. फिर आप आते हैं कि जी चलें अगर 0 फेज नहीं हो सकता तो और क्या हो सकता है? फिर हमें लीनियर फेज पसंद है. जब हम 0 फेज से हटते हैं तो हम कहते हैं लीनियर फेज. लीनियर फेज तो क्या मतलब है कि वही कि आउटपुट कुछ डिले के बाद आए लेकिन एकदम से सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आउटपुट पे अपीयर हो. तो जो लीनियर फेज है उसका यानी कि उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, e2 माइनस जे ओमेगा m/2. ठीक है, तो इस केस में यानी जब भी आपको e2 माइनस j की टर्म नजर आए तो दैट मींस के यू गाइस कैन स्टार्ट टू थिंक अबाउट लीनियर फेज. e2 j और आगे जो भी आपके पास एक्सपोनेंट है जो इस केस में ओमेगा m/2 है, तो अगर ये एक्सपोनेंट जो है अगर इसको आप प्लॉट करें अगेंस्ट स्मॉल ओमेगा और आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आए विद नेगेटिव स्लोप, तो दैट मींस कि आपके पास फेज लीनियर है. तो अगर आप अपने चैप्टर 5 की डिस्कशंस रिकॉल करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए. वैसे तो आप लोगों ने अभी होमवर्क सबमिट किया तो डिटेल्स शुड बी फ्रेश इन योर माइंड्स कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को जो कि 7.56 इक्वेशन में हमने लिखा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो ग्रुप डिले है तो वो कैपिटल m/2 है. तो इसमें सारे जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो कैपिटल m/2 डिले के बाद आउटपुट पे आते हैं. अगर कैपिटल M4 है तो इसका मतलब है कि 2 सैम्पलिंग इंटरवल्स के बाद आपके पास सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आउटपुट पे आ जाते हैं. और सैम्पलिंग इंटरवल की अगर एक्चुअल वैल्यू आपको पता है तो आप एब्सोल्यूट टाइम यूनिट्स में बता सकते हैं. अगर सैम्पलिंग इंटरवल जो है वो 1 मिलीसेकंड है और 2 सैंपल्स का डिले है तो दैट मींस के आप जब इनपुट अप्लाई करते हैं तो 2 मिलीसेकंड के बाद आउटपुट आपके पास अपीयर होती है जिसमें सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एट द सेम टाइम आपको मिलते हैं. तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय लीनियर फेज फिल्टर. मकसद ये है कि जो 7.56 जो इक्वेशन है मैं इसको क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ कि दिस इक्वेशन टेल्स अस कि एक ऐसा फिल्टर जो स्टिल आइडियल है
यानी कि एवरलास्टिंग है, नॉन कॉजल है, सब कुछ है, लेकिन ये जीरो फेज सिस्टम नहीं है, इसका फेज जो है वो लीनियर है और उसका जो ग्रुप डिले है कैपिटल M/2 है। तो हम इसके साथ अगर चलें, ठीक है, तो फिर जब आप 7.56 जो इक्वेशन है उसकी इनवर्स DTFT आप कंप्यूट करते हैं, तो फिर आपके पास ये चीज आती है जो इक्वेशन 7.57 में है, जिसमें आप देखते हैं कि न्यूमरेटर में साइन ऑफ द आर्गुमेंट है डिवाइडेड बाय द आर्गुमेंट व्हिच इज अ सिंक फंक्शन। तो फिर आपके पास ये जो डिजायर्ड इंपल्स रिस्पांस है इसको आप विंडो फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं 7.58 में, फिर आपके पास HFN आता है। इन शॉर्ट, यानी कि अब हम सारी चीजों को कनेक्ट करें, जो काइजर विंडो बेस्ड मेथड जो हमने अभी गो थ्रू किया है, जिसमें हमने कैपिटल A कंप्यूट किया, फिर हमने बीटा कंप्यूट किया, फिर हमने कैपिटल M कंप्यूट किया, और उसके बाद हमने W(n) जो है विंडो फंक्शन, काइजर विंडो फंक्शन, उसकी स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। तो जब आपके पास विंडो फंक्शन की स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद भी एक चीज रह जाएगी, वो ये कि आपने विंडो फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है विद द डिजायर्ड इंपल्स रिस्पांस। तो फिर आपके पास रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल इंपल्स रिस्पांस आएगा। जो डिजायर्ड इंपल्स रिस्पांस है उसमें भी एक ही चीज आपको चाहिए, कैपिटल M। तो कैपिटल M आपके पास आ चुका हुआ है, तो दैट मींस कि आपका जो फिल्टर डिजाइन है यूजिंग विंडो मेथड इट्स कंप्लीट। तो लेट मी गो बैक टू एग्जांपल 7.8। तो अब इसमें ये जो स्टेप 4 है, जहां पे मैं इस वक्त माउस ओवर कर रहा हूं, तो ये इवेंचुअली आपका इंपल्स रिस्पांस है FIR सिस्टम का, जिसमें M आपके पास जो है वो 37 आया था। तो इट्स एन ऑड नंबर। तो अगर आप अपने चैप्टर 5 की डिस्कशन रिकॉल करें तो यू विल सी के इट्स अ टाइप 2 लीनियर फेज सिस्टम, ठीक है। इसमें सिमेट्री है लेकिन M ऑड है, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, जब आप इस HFN को प्लॉट करेंगे इन टाइम डोमेन, विल आस्क यू गाइस इन द नेक्स्ट होमवर्क टू मेक दिस प्लॉट। तो जब आप इस चीज को आप प्लॉट करेंगे तो यू विल सी के ये जो प्लॉट है, तो इसमें सिमेट्री है अराउंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो है वो कोई 17 के आसपास बन रहा है। तो मिड पॉइंट पे आप एक डॉटेड लाइन बनाएं, तो उसके दाएं और बाएं आपके पास जो सैंपल्स हैं दे विल बी सिमेट्रिक। मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड पे जो भी सैंपल होगा उसका एक ट्विन सैंपल जो है वो राइट साइड पे मौजूद होगा विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो ये हमारा जो है FIR फिल्टर डिजाइन यूजिंग विंडोइंग मेथड इट्स कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जो फर्दर हमारे पास डिटेल्स हैं, वी आर गोइंग टू स्किप देम वंस अगेन बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। यानी कि आई जस्ट वांटेड टू कन्वे द इंपॉर्टेंट आइडियाज। और जब हमने ऑन एंड ऑफ टॉपिक्स हर चैप्टर में से रीड किए, तो व्हाटएवर वी आर गोइंग टू मिस डीमिंग देम टू बी लेस इंपॉर्टेंट, तो आप में से जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, यू गाइस कैन डू दैट रीडिंग ऑन योर ओन इफ यू वांट। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो। आई एम गोइंग टू पास हियर फॉर मे बी 10-20 सेकंड्स। अदरवाइज फिर हम जो अगली चीज है उसकी तरफ हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ऑप्टिमम FIR फिल्टर डिजाइन की बात करेंगे। Any questions? Are you guys present? Okay, looks like very few people are present. Okay. All right. You guys are grown up and sensible people, so I assume everyone has thought about his own way to pass the exam somehow. Okay. तो हम अगली चीज की तरफ आ रहे हैं। तो that is optimum FIR filter design. तो ऑप्टिमम फिल्टर डिजाइन में जो हमारा क्वेश्चन है, तो दैट इज चेंज्ड अ बिट। तो लेट मी राइट दैट क्वेश्चन हियर इन द नेक्स्ट स्लाइड। ऑप्टिमम FIR फिल्टर डिजाइन। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इट्स चेंज्ड अ बिट। लेट मी सी हाउ टू राइट इट।
अब यहाँ पे ये मामला है कि हम कहेंगे कि गिवन फिल्टर स्पेक्स, आपको फिल्टर स्पेक्स जो है वो गिवन है। कौन से स्पेक्स हैं? ओमेगा पी आपको गिवन है, ओमेगा एस आपको गिवन है, और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मामला ये है कि डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 2 जो रेशो है, लेट्स कॉल इट के, तो रेशो आपको गिवन है। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इंडिविजुअली स्पेसिफाइड नहीं है। और एक और चीज आपको गिवन है विच इज कैपिटल एम, ठीक है। तो ये चीजें आपको गिवन है एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू, डिजाइन ऑप्टिमम एफआईआर फिल्टर। आपने ऐसा एफआईआर फिल्टर बनाना है जो कि ऑप्टिमम हो। तो ऑप्टिमम का लफ्ज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। विल सी के व्हाट डू वी मीन बाय ऑप्टिमम फिल्टर डिजाइन, ठीक है। और इवेंचुअली जो हमारे पास फिल्टर डिजाइन फिर बनेगा तो उसमें ये होगा कि आपने जो है इनके डेल्टा 1 डेल्टा 2 की रेशो आपको गिवन है, तो इनके डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इंडिविजुअली आपको स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो आप जो है वो पता चलाएंगे। एंड देन देयर इज समथिंग एल्स व्हिच आई सीम टू फॉरगेट, लेकिन विल टॉक अबाउट इट। तो मकसद ये है कि जो ऑप्टिमम फिल्टर डिजाइन का मामला है तो उसमें एक बिग चेंज ये है कि हम आपको एम बता रहे हैं, ठीक है। एम इज बीइंग स्पेसिफाइड, जो कैपिटल एम है, जो ऑर्डर है आपके पास एफआईआर फिल्टर का, वो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वी आर ऑलरेडी टेलिंग यू कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि एम जो है वो 4 है, दैट मीन्स कि हम आपको कह रहे हैं कि आपने ऐसा एफआईआर फिल्टर बनाना है जिसमें टोटल 4 सैंपल्स हैं, ठीक है, लेकिन उसको स्पेक्स को मीट करना चाहिए एंड इट शुड मीट द स्पेक्स इन द ऑप्टिमल सेंस। तो ऑप्टिमम सेंस जो है उसके लिए हमें फिर थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वो ऑप्टिमम सेंस आप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए ऑप्टिमैलिटी के लिए डिफरेंट क्राइटेरियंस हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट वन पॉसिबल क्राइटेरियन, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि एमएससी क्राइटेरियन, मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है। तो मीन स्क्वेयर्ड एरर जो है वो फिल्टरिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे जो है वो लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि लेट कैपिटल एच सबस्क्रिप्ट डी ई टू जे ओमेगा, ये क्या चीज है, ये डीटीएफटी है किस चीज की, जो आपका डिजायर्ड जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये चीज। और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई चीज, व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे एच ई टू जे ओमेगा, ये आपका जो एक्चुअल जो फिल्टर आपके पास बना है, ठीक है, बाय विंडोइंग या जो भी मेथड आपने यूज किया है। तो डिजायर्ड जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो इस डिफरेंस को आप क्या कहेंगे, यू कॉल इट एरर। और ज्यादा अगर आप इसको एक्यूरेटली कहेंगे तो इट इज एन एरर फंक्शन, ठीक है, क्योंकि जो एच डी है या जो एच है तो इट्स नॉट अ नंबर, इट्स अ फंक्शन, यानी कि ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए एच डी डिफरेंट होगा और जो एच है वो भी डिफरेंट होगा। तो इट्स एन एरर फंक्शन। एरर फंक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि अगर आप एच डी टू जे ओमेगा और एच ई टू जे ओमेगा को सिमल्टेनियसली प्लॉट करेंगे अगेंस्ट स्मॉल ओमेगा, तो एरर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। तो जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये कि आप एरर का जो है वो मैग्नीट्यूड ले लें, सो दैट के अगर एरर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि एरर का जो मैग्नीट्यूड है उसमें हमें इंटरेस्ट है, एरर की जो डायरेक्शन है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। और फिर कन्वेंशन ये है कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लेते, मैग्नीट्यूड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास चीज आ गई है, तो व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट स्क्वायर्ड एरर। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो पॉपुलर क्राइटेरिया है फॉर ऑप्टिमैलिटी, देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया एक्चुअली, तो उनमें से एक जो क्राइटेरियन है तो दैट इज एमएससी, इनके मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो अभी जो चीज आपने बनाई है तो ये स्क्वेयर्ड एरर है, तो इसका मीन कैसे लेना है, मीन का मतलब ये है कि आप एवरेजिंग कर लें, ठीक है। तो एवरेजिंग वैसे तो यानी कि आप समेशन सिंबल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जो दोनों एच हैं, एच डी और एच, दे आर कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ ओमेगा, तो जिसकी वजह से आप समेशन के बजाय इंटीग्रेशन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन इज आल्सो समेशन, ठीक है। लेकिन ये समेशन कब होती है, जब आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज कंटिन्यूअस। और फिर ये कि क्योंकि डीटीएफटी हो रही है,
ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो उसकी जो लिमिट्स यानी कि इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ओमेगा, और ओमेगा की लिमिट्स क्या होंगी? रिकॉल के जो DTFT है इट्स पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, ठीक है। तो कोई सा भी आप इंटरवल ले लेंगे, तो अगर आप -π से π का इंटरवल लेंगे तो ये अब आपके पास आपने जो एरर है उसकी सारी वैल्यूज को एडअप कर लिया है -π से π तक। जब आपने एडिशन कर लिया है तो एवरेजिंग में क्या करना होता है? यू हैव टू डिवाइड इट विद द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एडेड। तो आपने टोटल 2 पाई जो है वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को कंसीडर किया है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ दिस एरर। तो ये अब आपके पास MSE है और ये एक क्राइटेरियन बन जाता है, ये जो इक्वेशन है। तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन, ठीक है, जिसके जरिए आप ऑप्टिमल फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे कि कौन सा फिल्टर जो है वो ऑप्टिमल है, तो वो फिल्टर आपके पास ऑप्टिमल है जो कि जिसका MSE जो है वो कम से कम है। ओके, राइट हियर। तो ये हमारे पास 7.73 वही इक्वेशन है जो भी मैंने लिखी है। तो दैट इज मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है। और कई दफा जो है फिर आप इसके साथ इफ यू गो थ्रू द रिसर्च पेपर्स या टेक्स्ट बुक्स तो आपको MSE नहीं नजर आएगा बल्कि आपको MMSE नजर आएगा। यानी आप कहेंगे कि MMSE का क्या मतलब है? लेट मी राइट हियर MMSE। तो यहां से हम काट देते हैं। तो MMSE क्या है? वो ये कि जो मीन स्क्वेयर्ड एरर है, जो कि ये चीज है, ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हैं? मिनिमाइज कर रहे हैं। आप मिनिमाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, ठीक है। लेकिन ये चीज आपके पास MMSE है कि आप मीन स्क्वेयर्ड एरर को जो है वो मिनिमाइज कर रहे हैं, राइट। तो जो ऑप्टिमल फिल्टर डिजाइन है तो उसके लिए क्या मामला है कि आप MMSE क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं कि मीन स्क्वेयर्ड एरर को मिनिमाइज करें, और देयर कुड बी समथिंग एल्स एज वेल। तो ये दिस इज वन पॉसिबल क्राइटेरियन जो 7.73 इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है। तो MMSE के अलावा देयर इज अ डिफरेंट क्राइटेरियन अवेलेबल एज वेल, जो कि ये हम अभी यूज करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्क्स मैक्लेलन मेथड। तो इसमें इस मेथोडोलॉजी में आप क्या करते हैं? आप ऑप्टिमल FIR फिल्टर डिजाइन करते हैं। फॉर अ गिवन M, जब आपको फिल्टर ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके इम्पल्स रिस्पॉन्स में कितने सैंपल्स होने चाहिए। आप सिर्फ उन सैंपल्स की जो वैल्यूज हैं उनको एडजस्ट कर रहे हैं सो दैट कि आपका फिल्टर जो है इट बिकम्स ऑप्टिमल। तो यहाँ पे जो क्राइटेरियन यूज हो रहा है तो वो जैसे हमने कहा कि MMSE इज वन पॉसिबल क्राइटेरियन जो कि यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम MMSE यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इवन दो इट्स अ गुड क्राइटेरिया, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जो क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं तो दैट इज min max criterion। तो that is sometimes also called Chebyshev criterion। तो what is that criterion? तो हम उसकी तरफ आते हैं। ओके, तो फिर दोबारा से HD e⁻ ओमेगा, ये आपके पास जो आपका डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो माइनस H e⁻ ओमेगा, ये आपका एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो आप मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है। तो ये अब आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ चुकी हुई है, एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद अ वेटिंग फंक्शन। यानी आप कह रहे हैं कि पास बैंड में और स्टॉप बैंड में आप डिफरेंट तरह की जो एरर है वो टॉलरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी आप चाह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड करें कि कहाँ पे पास बैंड में आपको कितनी एरर चाहिए, स्टॉप बैंड में आपको कितनी एरर चाहिए, ट्रांजिशन बैंड में आपको कितनी एरर चाहिए। तो ये जो आपके पास चीज आ गई है तो दैट इज कॉल्ड एन एरर फंक्शन, इट्स अ फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो ये ओके, राइट। तो इसमें अभी हम ये करते हैं कि ये जो एरर फंक्शन है EFW,
ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम एरर है वो आप पता चलाएं, ठीक है, और फिर आप कहें कि वी वांट टू मैक्सिमाइज द मिनिमाइज द मैक्सिमम एरर, ठीक है। तो ये जो अब आपके पास क्राइटेरियन है, तो इसको हम कहते हैं कि मिन मैक्स क्राइटेरियन। तो ये मेथोडोलॉजी आप फॉलो करेंगे टू डिजाइन ऑप्टिमल एफआईआर फिल्टर यूजिंग पार्क्स मैक्लेलन मेथड। और जब भी आपने किसी फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है तो आपको ऑप्टिमाइजेशन वेरिएबल जो है वो आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आप कौन सी चीज चेंज करेंगे, कौन सा वेरिएबल चेंज करेंगे जिसके जरिए आप किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो आप अचीव करेंगे। इस पर्टिकुलर केस में, हमारे वाले केस में जो मिनिमाइजेशन है इट कुड बी विद रिस्पेक्ट टू एच ऑफ एन। मतलब ये है कि, और जो n है वो आप बता सकते हैं कि n में कितने सैंपल्स हैं टोटल, m+1। आपने एक्चुअली क्या करना है कि आपको, जैसे मैं कहता हूं कि लेट कैपिटल M इक्वल 4, तो दैट मीन्स के 0 1 2 3 4। तो आपको एग्जैक्टली पता है कि जो आपका h ऑफ n है उसमें टोटल 5 सैंपल्स हैं, तो इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो आपने डिसाइड करने हैं। 5 आपके पास सैंपल्स हैं, लेकिन इनके एम्पलीट्यूड आपको नहीं पता, यानी कि ये जो H0 है, H1 है, H2 है, H3 है, H4 है। तो जब आपके पास ये एम्पलीट्यूड्स आप पता चला लेंगे तो दैट विल बी इट, ठीक है। तो ये आपका फिल्टर डिजाइन होगा, यानी कि H0, H1, H2, H3, H4। तो ये जब वैल्यूज आप पता चला लेंगे तो दैट विल बी योर फिल्टर डिजाइन। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये क्यों स्पेशल हैं? ये इसलिए स्पेशल हैं कि दीज वैल्यूज विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस क्राइटेरियन। मतलब ये कि दीज आर दोज वैल्यूज जिसके लिए आपके पास जो मैक्सिमम वेटेड एरर फंक्शन है वो मिनिमम है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं दे विल बी काइंड ऑफ द बेस्ट वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपके पास मेथड है, ठीक है, यानी कि दैट्स अप्रोच फॉर द पार्क्स मैक्लेलन मेथड, ठीक है। तो इस अप्रोच के जरिए हमने चलना है। तो अब यहाँ पे मामला ये है कि यानी कि जो ऑप्टिमम फिल्टर डिजाइन का जो काम था तो वी डू इट इनडायरेक्टली। हम ये चीज कैसे करते हैं? वी यूज सम रिजल्ट्स फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन थ्योरी, ठीक है। तो वो रिजल्ट्स हम यूटिलाइज करते हैं, तो जिसके जरिए हम अपना ऑप्टिमल एफआईआर फिल्टर डिजाइन करते हैं। तो हम पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो वहां से फिर हम अपना ऑप्टिमल एफआईआर फिल्टर डिजाइन करते हैं। ओके, तो इनके there are a lot of details in the textbook and I think those details are kind of good enough, क्योंकि अगर वो details हम skip कर दें तो उसके बगैर जो है यानी इस पे grip बनाना जो है वो मुश्किल है। But of course इनके वो काफी lengthy details हैं, उनमें से जो important details हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे share करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो let me इनके try to give a big picture first, उसके बाद फिर जो details हैं as per need तो वो हम textbook से navigate करेंगे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पार्क्स मैक्लेलन का जो मेथड है तो उसमें हुआ ये कि आपने जो ऑप्टिमल एफआईआर फिल्टर डिजाइन करना था, यानी फिल्टर ऑर्डर आपको गिवन है, कैपिटल एम आपको ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया हुआ है। आपने सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स रिस्पॉन्स के जितने भी M+1 सैंपल्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जितने भी सैंपल्स हैं आपने उनकी वैल्यूज पता चलानी है। तो वैल्यूज तो उनकी आर्बिट्रेरली भी स्पेसिफाई हो सकती हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। तो you want to find those values in a systematic way, और वो systematic way क्या है कि सबसे पहले आप एक कॉस्ट फंक्शन बनाएं या सबसे पहले आप एक क्राइटेरियन बनाएं जिसके जरिए आप एरर को मिनिमाइज कर रहे हो। एरर कौन सी चीज है? डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के दरमियान फर्क, और वो जो फर्क है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जिसकी वजह से आप एब्सोल्यूट वैल्यू देते हैं तो वो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आती है। देन यू वेट दैट एरर फंक्शन by means of a weighting function। तो weighting function का मामला क्यों आप यूज करते हैं? so that के
आपके पास एक मजीद फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए कि आपको पास बैंड में कितनी एरर जो है वो आप टॉलरेट कर सकते हैं और स्टॉप बैंड में आप कितनी एरर जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। यानी अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे पास बैंड मुझे ज्यादा प्रेफर करना है कंपेयर टू स्टॉप बैंड और वाइस वर्सा, जो एब्सोल्यूट एरर फंक्शन है मल्टीप्लाइड बाय द वेटिंग फंक्शन, ठीक है, तो दैट इज योर अल्टीमेट एरर फंक्शन फॉर द फिल्टर डिजाइन। और फिर हम क्या कह रहे थे कि एरर जो है ऑफ कोर्स वो ओमेगा का इट्स अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए एरर मुख्तलिफ होगी और डेफिनेटली जो एरर फंक्शन है उसको आप ओमेगा के अगेंस्ट प्लॉट कर सकते हैं। इट विल आल्सो फ्लक्चुएट, ठीक है, बट इट विल काइंड ऑफ हैव जीरो मींस कि एरर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। उसमें से जो मैक्सिमम एरर है, ठीक है, उसको हम कोशिश करते हैं कि मिनिमाइज करें। तो अगर आप इस चीज को 2-3 दफा अपने ज़हन में आप आइटरेट करें तो यू गाइस विल बी कन्विंस्ड कि दैट्स एक्चुअली अ वेरी रीजनेबल वे टू डिजाइन ऑप्टिमल एफआईआर फिल्टर। कि आप एरर फंक्शन डिफाइन करें, ठीक है, और फिर आप कहें कि जो मैक्सिमम एरर है मैंने उसको बाउंड करना है, मैक्सिमम एरर को मिनिमाइज करना है। तो मैक्सिमम एरर को जब मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में जो आपको कॉफिशिएंट्स मिलेंगे टाइम डोमेन में HFN के, तो दोज विल बी काइंड ऑफ द बेस्ट कॉफिशिएंट्स। कि आपके पास HFN बनेगा जिसका फेज लीनियर होगा और इट विल बी द ऑप्टिमल एफआईआर फिल्टर फॉर गिवन कैपिटल M, ठीक है। तो अब ये तो अभी तक हमारी जो है वो कह लें कि एक स्ट्रेटजी है जो हमने जिसकी डिस्कशन स्टार्ट की है। देयर इज मच मोर टू इट। चले आपने इनके कॉस्ट फंक्शन भी डिफाइन कर लिया है, क्राइटेरियन भी बना लिया है, उसके जरिए आप HFN पता चलाना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि कैसे किया जाए, कि वो जो HFN है वो कैसे पता चलाएं या जो भी मिनिमैक्स प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें। तो टर्न्स आउट के जो आपके पास जो आपका गिवन प्रॉब्लम है एट हैंड जिसको हम कह रहे हैं कि मिनिमैक्स प्रॉब्लम, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू कैन बोरो अ रिजल्ट फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन थ्योरी जिसको हम कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हम वो जो रिजल्ट है उसको अभी हम उसकी आइसोलेशन में डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन, और उसके बाद फिर हम वापस फिल्टर डिजाइन की तरफ आएंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन की तरफ आते हैं। पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन का क्या मामला है कि आपके पास दो चीजें हैं। एक तो ये जिसको मैं लिख रहा हूं कि डी सबस्क्रिप्ट पी ऑफ एक्स, तो ये आपके पास एक डिजायर्ड पॉलिनोमियल है इनटू एक्स। पॉलिनोमियल का आपको ऑलरेडी पता है कि एक्स की जो पावर्स हैं, और फिर पी ऑफ एक्स एक एक्चुअल पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके जरिए आप डिजायर्ड पॉलिनोमियल को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि आपकी अप्रोक्सीमेशन कितनी अच्छी है, आप दोनों फंक्शंस का डिफरेंस लेंगे, दैट विल बी द एरर। फिर उसी तरह से आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो दैट विल बी द एब्सोल्यूट एरर। फिर आप उसको किसी वेटिंग फंक्शन जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और दैट विल बी योर एरर फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं सिचुएशन को कि हमारे पास पॉलिनोमियल है एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और डिजायर्ड पॉलिनोमियल किस तरह का है, हम चाह रहे हैं कि फर्ज किया कि -1 से लेके -0.1 तक जो हमारा डिजायर्ड पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी हो, 1 हो, ठीक है। और इस तरह हम कह रहे हैं कि जो हमारा डिजायर्ड पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0.1 से लेके 1 तक जो है उसकी वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो ये अब आपके पास डी सबस्क्रिप्ट पी ऑफ एक्स है कि एक आपने रेंज स्पेसिफाई की है, एक क्लोज्ड सबसेट, एक क्लोज्ड इंटरवल मैथमेटिशियंस की टर्म में। तो -1 से -0.1 में ये जो डी सबस्क्रिप्ट पी ऑफ एक्स है तो ये 0 है और 0.1 है, और 0.1 से 1 की जो रेंज है उसमें जो डी सबस्क्रिप्ट पी ऑफ एक्स है तो वो 0 है। तो ये अब आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो आप चाह रहे हैं कि उसको आप अप्रोक्सीमेट करें, और पी ऑफ एक्स जो है वो एक आप कह लें कि रियल पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक ऐसी कर्व है जिसने जो डिजायर्ड कर्व है उसको एज क्लोज एज पॉसिबल जो है वो अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है। तो उसमें फिर आपके पास जो अप्रोक्सीमेशन है कि व्हाट इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, तो उसमें जो आपके पास एक फेमस रिजल्ट है जो कि टेक्स्ट बुक में मेंशन है, तो वो क्या है, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड अल्टरनेशन थ्योरम, ठीक है। तो व्हाट डज इट से, इट सेज के द पॉलिनोमियल p of x जो आपका एक्चुअल पॉलिनोमियल है
p of x, it should have, पहले मैं रिजल्ट लिखता हूँ उसके बाद हम इस पे बात करते हैं. It should have at least r plus 2 alternations over the range of d subscript p of x. तो अब r क्या चीज है? r is the order of the p of x जो पॉलिनोमियल है. तो p of x जो पॉलिनोमियल है मैं उसके यहाँ पे लिखता हूँ. कोई भी पॉलिनोमियल कैसे होगा? x raised to power k multiplied by some coefficients and k goes from 0 to r. तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, यानी कि इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखें तो आपको क्या चीज पता चल रही है? a0 है प्लस a1 x है प्लस a2 x स्क्वायर प्लस प्लस और आखिरी टर्म क्या होगी आपके पास? ar x raised पावर r. तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है. इस पॉलिनोमियल के जरिए आपने ये जो आपका आइडियलाइज्ड जो पॉलिनोमियल है d सबस्क्रिप्ट p of x, आपने इसको अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है. और नाउ आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू गो बैक टू द टेक्स्ट बुक. अभी मैंने बीच में कुछ डिटेल्स जो है वो स्किप किए हैं, तो आई विल कम बैक टू दोस डिटेल्स एट अ लेटर टाइम. ओके राइट. तो ये अब हमारे पास जो फिगर 734 है, ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्टर डिजाइन. तो अभी थोड़ी देर के लिए हम फिल्टर डिजाइन से थोड़ा सा डिविएट हुए हैं, क्योंकि फिल्टर डिजाइन जो है, ऑप्टिमल फिल्टर डिजाइन, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर बीइंग बोरोड फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन थ्योरी, जहां पे हम पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है. तो हमारे पास एक डिजायर्ड पॉलिनोमियल होता है और फिर एक एक्चुअल पॉलिनोमियल होता है ऑफ डिग्री r. तो डिग्री r के पॉलिनोमियल के जरिए हम एक डिजायर्ड पॉलिनोमियल को अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं. यानी एक फंक्शन है, ठीक है, जो हम चाह रहे हैं कि उसको अप्रोक्सीमेट करें बाय अनदर फंक्शन, ठीक है. तो अब ये हमारे पास जो फिगर 734 है, तो इसमें हम मेरे ख्याल में एग्जांपल्स के जरिए हम बेस्ट लर्न कर सकते हैं. तो हम इस एग्जांपल को देखते हैं. इस एग्जांपल में क्या मामला है कि जो आपके पास d सबस्क्रिप्ट p of x है, तो वो आपको नजर आ रहा है, ये जहां जहां पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ कि -1 से लेके -0.1 तक इसकी वैल्यू 1 है और इसी तरह से 0.1 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू 0 है. तो आपने इस d सबस्क्रिप्ट p of x जो डिजायर्ड पॉलिनोमियल है, आपने इसको अप्रोक्सीमेट करना है यूजिंग p of x जो कि एक डिग्री r का पॉलिनोमियल है. तो अब यहाँ पे मामला ये है कि आपको p1 of x, p2 of x, p3 of x तीन पॉलिनोमियल आपको नजर आ रहे हैं. तो इन तीन पॉलिनोमियल्स का क्या मामला है कि जो तीनों आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, आई फॉरगॉट व्हाट्स द डिग्री ऑफ दीस पॉलिनोमियल्स. ओके, तो आपके पास सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री 5 है, यानी कि r equals 5. तो आपके पास तीनों पॉलिनोमियल्स, देयर आर 3 कैंडिडेट पॉलिनोमियल्स. इनमें से एक पॉलिनोमियल ऐसा है कि which does the best approximation of d subscript p of x. जो आपने डिजायर्ड जो पॉलिनोमियल स्पेसिफाई किया था उसकी बेस्ट अप्रोक्सीमेशन p1, p2, p3 में से एक पॉलिनोमियल कर रहा है. और जो हमारे पास अल्टरनेशन थ्योरम जो मैंने लिखा था, उसका रिजल्ट हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास डिग्री r का पॉलिनोमियल हो तो आपको जो बेस्ट पॉलिनोमियल होगा वो कौन सा होगा? जिसमें एटलीस्ट r plus 2 इटरेशंस होंगी. अब हमने आपको बता दिया कि ये जो सारे पॉलिनोमियल्स हैं दे आर ऑल फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल्स, तो r 5 है. दैट मींस के जो आपके पास पॉलिनोमियल जो कि बेस्ट आपको अप्रोक्सीमेशन देगा, उस पॉलिनोमियल के साथ क्या मामला होना चाहिए? उसमें r plus 2 यानी कि 5 plus 2 equals 7 अल्टरनेशंस होनी चाहिए. तो पहली चीज तो ये है कि इन तीन पॉलिनोमियल्स में से हमने वो पॉलिनोमियल पिक करना है जिसमें 7 अल्टरनेशंस हो. अब अल्टरनेशन इटसेल्फ क्या चीज है, ठीक है, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में मेंशन है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको आप कह लें कि आई वुड लाइक टू हैव इट कीप इट मोर क्वालिटेटिव, कि आप लोग जो है उसको इजीली ग्रिप कर सकें. तो व्हाट डू वी मीन बाय एन अल्टरनेशन? अल्टरनेशन का मतलब ये है कि ये जो आपके पास तीनों कैंडिडेट पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें सबसे पहले तो आप जो है वो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा को देखें. लोकल मिनिमा और मैक्सिमा किसी भी फंक्शन का कहाँ पे होता है? जहां पे भी जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का जो स्लोप है वो 0 होता है. और मजीद क्या चीज है कि जो भी आपके पास
ये जो रीजन्स हैं, जैसे ये पहला आपके पास रीजन है, ठीक है, क्लोज सब इंटरवल, तो इसमें जो आपकी जो मैक्सिमम डिविएशन है 1 के अराउंड वो कितनी है, डेल्टा 1 ऊपर है, डेल्टा 1 नीचे है। इसी तरह से जो दूसरा रीजन है उसमें 1 के अराउंड जो डिविएशन है वो कितनी है, डेल्टा 2 ऊपर और नीचे है। और अगर आप फॉर द मोमेंट डेल्टा 1 इक्वल डेल्टा 2 सपोज करें तो आपके पास जो डिविएशन है पहले क्लोज इंटरवल में वो भी डेल्टा की डिविएशन है, दूसरे क्लोज इंटरवल में जो डिविएशन है वो भी डेल्टा की डिविएशन है। तो आपको ऐसे पॉइंट्स, आपको बेसिकली ये फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो आपको 7 ऐसे पॉइंट्स चाहिए जहां पे आपका जो पॉलिनोमियल है एक तो ये कि वो अपनी डायरेक्शन स्विच कर रहा हो या डायरेक्शन फ्लिप कर रहा हो, यानी कि अगर एक जगह पे आपका जो फंक्शन है उसकी जो मैक्सिमम एरर है वो नेगेटिव है तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैक्सिमम एरर पॉजिटिव होनी चाहिए एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो चीज है उसको हम ऑल्टरनेशन कह रहे हैं और उसको हमने काउंट करना है। तो लेट मी डू दैट इनके फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे हम लेट मी सी, ये स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने यहाँ पे उठाया है फॉर एनोटेशन, क्योंकि आई वाज नॉट श्योर कि टेक्स्ट बुक में कैसे एनोटेशन करनी है। तो अब यहाँ पे ओके, तो अब यहाँ पे हम ऑल्टरनेशन जो हैं वो काउंट करने जा रहे हैं सारे कैंडिडेट पॉलिनोमियल्स के लिए। और हमारे पास जो ऑल्टरनेशन थ्योरम के जरिए जो हमें क्राइटेरिया पता चला है वो क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री है तो डिग्री प्लस 2 ऑल्टरनेशंस होनी चाहिए। तो इन सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री 5 है तो एटलीस्ट 7 ऑल्टरनेशंस हमें जिसमें मिल जाएंगी जिस फंक्शन में, तो दैट पॉलिनोमियल विल बी द बेस्ट पॉलिनोमियल। तो अब आप ये जो P1 ऑफ x है इसमें ऑल्टरनेशंस आप तलाश करना शुरू करें और ऑल्टरनेशंस हमने तलाश करके मार्क करनी है। तो आपका अपने होमवर्क्स में एग्जाम्स वगैरह में भी यही काम करना होगा। तो मार्किंग आप कैसे करेंगे, ऑल्टरनेशन इटसेल्फ है क्या, तो वो ये चीज है कि जो आपके पास मैक्सिमम एरर है, ठीक है, उसकी वैल्यू। तो मैक्सिमम एरर कहाँ पे है, यानी कि ये जो जगह है तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव एरर है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे कौन से हैं जहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव एरर है। तो आपका जो P1 ऑफ x है उसकी मैक्सिमम नेगेटिव एरर कहाँ पे आ रही है, राइट हियर, और यहाँ पे स्लोप भी 0 है, ठीक है। तो ये आपकी पहली ऑल्टरनेशन है, एक पॉइंट है आपके पास। इसी तरह से जो अगली जो ऑल्टरनेशन है, अगर पहली ऑल्टरनेशन पे एरर जो है इट वाज नेगेटिव एंड मैक्सिमम, तो अगली ऑल्टरनेशन पे जो एरर है इट शुड बी पॉजिटिव एंड मैक्सिमम। यानी यहाँ पे एरर जो है वो नेगेटिव थी, तो अब जो अगली ऑल्टरनेशन है वहां पे एरर जो है वो मैक्सिमम भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट आपके पास जो ऑल्टरनेशन है वो कहाँ पे आ रही है, वो यहाँ पे आ रही है कि आपके पास जो मैक्सिमम एरर है और वो नेगेटिव है। इसी तरह से ओके राइट, तो जो आपके पास अगली ऑल्टरनेशन है वो यहाँ पे होगी कि आपके पास जो एरर है वो पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। फिर अगली जो आपके पास ऑल्टरनेशन है इट्स राइट हियर, तो एरर नेगेटिव है और मैक्सिमम है। अब ये जो चीज है ये अब आपके पास दिस थिंग राइट हियर, ठीक है, ये अब आपके पास जो है वो ऑल्टरनेशन नहीं है, क्योंकि इवन दो के यहाँ पे स्लोप 0 है लेकिन जो एरर है वो मैक्सिमम नहीं है। इनके मैक्सिमम एरर के लिए क्या होना चाहिए था कि ये जो भी कर्व है तो ये मैक्सिमम जो हमारे पास लिमिट है उसको टच करती है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो चीज है इवन दो इट्स आल्सो अ कैंडिडेट, ठीक है, फॉर ऑल्टरनेशन, लेकिन ऑल्टरनेशन जो है उसमें साइन जो है वो स्विच होना चाहिए। जैसे पहली ऑल्टरनेशन का साइन नेगेटिव था, फिर अगला जो साइन था दैट वाज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब यहाँ पे साइन आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव साइन नहीं आ सकता है, तो इसलिए ये भी ऑल्टरनेशन नहीं है। तो अब ऑल्टरनेशंस कितनी आपके पास बन गई हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑल्टरनेशंस हैं दे आर 5, ठीक है, जबकि एक्चुअली आपको कितनी ऑल्टरनेशन चाहिए थी, r+2, और r कितना था 5, तो आपको 7 ऑल्टरनेशन चाहिए थी। तो ये जो पहला पॉलिनोमियल है इट्स नॉट द ऑप्टिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि ये जो आपका डिजायर्ड फंक्शन है ये उसकी बेस्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं है। डिजायर्ड फंक्शन कौन सा था, ये वाला फंक्शन था, ये जो मैं इस टाइम रेड में कर रहा हूँ कि -1 से 0.1 तक उसकी वैल्यू 1 रहे और 0.1 से 0 तक जो है उसकी वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो ये आपका डिजायर्ड फंक्शन था। अब आप नेक्स्ट पॉलिनोमियल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल में भी आप ऑल्टरनेशंस जो है वो पता चलाने की कोशिश करें।
इनके इस पॉइंट पे कोई ऑल्टरनेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो एरर ही 0 है, तो इनके ये काउंट नहीं होगा। यहाँ पे ऑल्टरनेशन है, डेफिनेटली है, क्योंकि मैक्सिमम एरर जो है वो बन रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये भी ऑल्टरेशन है क्योंकि मैक्सिमम एरर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये भी ऑल्टरेशन है क्योंकि मैक्सिमम एरर है नेगेटिव एरर, और इसी तरह से ये भी आपके पास ऑल्टरनेशन है क्योंकि मैक्सिमम एरर है और पॉजिटिव एरर है, और इसी तरह से ये भी आपके पास ऑल्टरनेशन है क्योंकि मैक्सिमम एरर है और वो नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे भी बन रही है नेगेटिव मैक्सिमम एरर पॉजिटिव, और यहाँ पे भी बन रही है मैक्सिमम एरर और नेगेटिव। तो लेट मी सी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑल्टरनेशंस आ रही हैं वो 7 आ रही हैं, इवन दो के आई रिमेम्बर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे कोई देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, तो आई विल कम बैक टू इट। अब हम तीसरे पॉलिनोमियल की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है विद पॉजिटिव साइन, एक ऑल्टरनेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे ऑल्टरेशन है विद पॉजिटिव साइन, ऑल्टरनेशन विद नेगेटिव साइन, फिर ऑल्टरनेशन है विद पॉजिटिव साइन, और फिर आपके पास ऑल्टरनेशन है विद नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, और फिर आपके पास आ रही है नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो सब ठीक है। इनके साइंस जो हैं वो फ्लिप हो रहे हैं, स्विच हो रहे हैं, ऑल्टरनेट हो रहे हैं, और कितनी ऑल्टरनेशंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास 8 ऑल्टरनेशंस हैं, एटलीस्ट 7 होनी चाहिए। तो दिस पॉलिनोमियल सीम्स टू बी ओके। इस पॉलिनोमियल में अल्टरनेशंस कम है, तो किसी वजह से मैंने कुछ अल्टरनेशंस काउंट किए हैं, तो लेट मी सी के कौन सी ऐसी अल्टरनेशंस हैं जो कि हमने गलती से काउंट कर ली हैं। तो लेट मी गो बैक टू द टेक्स्ट बुक। ओके, तो गलती ये यहाँ पे नजर आ रही है, आई वाज नॉट वेरी केयरफुल, तो लुक राइट हियर। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो एरर है तो वो मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा मैक्सिमम से कम है, तो ये जो चीज है वो ऑल्टरनेशन के तौर पे काउंट नहीं होगी। फिर जो अगली चीज है वो डेफिनेटली वहां पे एरर मैक्सिमम है नेगेटिव साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे जो पिछली ऑल्टरनेशन थी वो भी नेगेटिव साइन की थी, जिसकी वजह से ये भी काउंट नहीं होगी। तो फिर मजीद आपके पास जो ऑल्टरनेशन है वो ये वाली जो है वो रह जाएगी। तो ओके, तो लेट मी एनोटेट इट वन मोर टाइम। सो दैट के जो हमारी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो P2 में हमने मिस्टेक की थी, तो लेट मी ड्रॉ दैट अगेन। ओके, तो P2 की बात हो रही है, यहाँ पे कोई ऑल्टरनेशन नहीं है, तो पहली ऑल्टरनेशन यहाँ पे है नेगेटिव साइन के साथ, अगली ऑल्टरनेशन यहाँ पे है पॉजिटिव साइन के साथ, फिर अगली ऑल्टरनेशन यहाँ पे है नेगेटिव साइन के साथ। अब ये जो जगह है यहाँ पे ऑल्टरनेशन नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम में से पास नहीं कर रहा है, मैक्सिमम से थोड़ा नीचे है, ठीक है, तो ये ऑल्टरनेशन के तौर पे काउंट नहीं होगी। अब इस पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑल्टरनेशन बनती है नेगेटिव साइन के साथ, लेकिन क्योंकि पुरानी ऑल्टरनेशन भी नेगेटिव साइन के साथ थी, तो जिसकी वजह से इवेंचुअली ये जो चीज है इट विल नॉट काउंट, ठीक है। तो आपको ऑल्टरनेशन चाहिए जिसका साइन डिफरेंट हो। तो फिर जो अगली ऑल्टरनेशन आ रही है विद पॉजिटिव साइन, इसको जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आना चाहिए, दैट्स ओके, ठीक है। फिर उससे अगली जो है ऑल्टरनेशन विद नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है। तो टोटल ऑल्टरनेशंस कितनी होगी? नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी और पांचवी, तो इट हैज 5 ऑल्टरनेशंस, और कम से कम आपको कितनी चाहिए थी? r+2 = 7 चाहिए थी। तो पहले पॉलिनोमियल ने आपको 5 ऑल्टरनेशंस दिए, दूसरे ने 5 दिए, तीसरे ने 8 दिए, तो थर्ड पॉलिनोमियल इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। सेकंड पॉलिनोमियल भी हमें नहीं चाहिए और फर्स्ट पॉलिनोमियल भी हमें नहीं चाहिए।
ओके तो ये अब हमारे पास आप कह लें कि दैट वाज सम डाइवर्जन फ्रॉम द FAR फिल्टर डिजाइन, लेकिन इवेंचुअली थिंग्स आर कनेक्टेड। तो हमने कहा है कि जो ऑप्टिमल FAR फिल्टर डिजाइन है, ठीक है, यूजिंग मिनीमैक्स क्राइटेरियन, तो इट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम ऑफ पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जिसमें आप एक डिजायर्ड पॉलिनोमियल स्पेसिफाई करते हैं और फिर आप एक डिग्री आर के पॉलिनोमियल के जरिए अपने डिजायर्ड पॉलिनोमियल को अप्रोक्सीमेट करते हैं, और फिर कौन सा पॉलिनोमियल जो है वो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होता है ऑफ द डिजायर्ड पॉलिनोमियल, तो वो ऐसा पॉलिनोमियल जो है बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है जिसकी डिग्री जो है वो एटलीस्ट r+2 हो। r क्या है? r इज द डिग्री ऑफ योर एक्चुअल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 कैंडिडेट पॉलिनोमियल थे, हर पॉलिनोमियल की डिग्री 5 थी, और इनमें से P3 जो पॉलिनोमियल है दैट वाज चोजन टू बी द बेस्ट वन, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में अगर आप देखें तो देयर वर 8 ऑल्टरनेशंस, कम से कम हमें 7 ऑल्टरनेशन चाहिए थी इन द गिवन रेंज, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई है। ओके तो अब यानी कि मेरे ख्याल में because of so many different reasons, okay, we want to move to the next topics, and we do not also have so many people present in the class, so I will skip this discussion जिसमें I wanted to relate कि ये जो polynomial approximation का जो problem है, तो ये वाकई क्यों FAR फिल्टर डिजाइन प्रॉब्लम है। तो ये इक्वेशन 782 जो आपको नजर आ रही है, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक डिग्री कैपिटल L का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जरिए आप अपने डिजायर्ड पॉलिनोमियल को अप्रोक्सीमेट करते हैं। और जो इक्वेशन 780 आपको नजर आ रही है, तो दैट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कैपिटल L, लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x रेज टू पावर k के बजाय कोसाइन ओमेगा रेज टू पावर k है। और 780 की जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें आपको a सबस्क्रिप्ट e नजर आ रहा है, तो दैट इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द FAR सिस्टम जो आप डिजाइन कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमने बहुत सारी जो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज हैं या ट्रिक्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको यूज करके हमने 7.80 पे पहुंचे, ठीक है। और 7.80 में आपको ये पता चल रहा है कि जो भी आपका FAR फिल्टर जो आपने बनाना है उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, इट इज एक्चुअली अ डिग्री n शेबिशेव पॉलिनोमियल, और फिर जिसकी वजह से फिर आप पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन की तरफ चले गए। मकसद ये है कि जब आप पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपका जो फिल्टर है उसके जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कोएफिशिएंट्स हैं वो आपके पास आते हैं। ओके तो इसमें मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए जो यानी जो थ्योरेटिकल डिटेल्स हैं डेफिनेटली दे आर देयर फॉर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इवैल्यूएशन तो ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि ये जो ऑल्टरनेशन थ्योरम है इसको आप सही से अप्लाई करना आपको आता हो, और ऑल्टरनेशन जो है फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल आप कंप्यूट कर सकते हो। जैसे अभी भी अगर हम ये जो हमारे पास फिगर 735 है, अगर हम इसकी ऑल्टरनेशन जो है वो स्केच करना चाहें तो लेट्स डू दैट। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और हम इसकी जो डिग्री है वो स्पेसिफाई की हुई है उन्होंने। मेरे ख्याल में हम ये चीज करेंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द क्लास टुडे। तो कैपिटल L जो है इट इज स्पेसिफाइड टू बी 7। तो जो टेक्स्ट बुक है उसमें L और जो R है इट इज द सेम, ठीक है। तो आपके पास डिग्री 7 का पॉलिनोमियल है, और ऑप्टिमल कब होगा? जब एटलीस्ट r+2 ऑल्टरनेशंस होंगी, यानी कि 9 ऑल्टरनेशंस एटलीस्ट होंगी। तो ये अब हमने क्राइटेरिया जो है वो देखना है, उसके मुताबिक हमने पता चलाना है। तो इस पॉइंट पे देयर इज नो ऑल्टरनेशन, क्योंकि जो डिविएशन है जो एरर है वो मैक्सिमम नहीं है। यहाँ पे एरर यानी कि मैक्सिमम है नेगेटिव साइन के साथ, यहाँ पे एरर मैक्सिमम है पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ पे एरर जो है वो मिनिमम है मैक्सिमम है नेगेटिव साइन के साथ, और फिर यहाँ पे एरर जो है वो मैक्सिमम है पॉजिटिव साइन के साथ, एरर जो है वो मैक्सिमम है नेगेटिव साइन के साथ, एरर जो है वो मैक्सिमम है विद पॉजिटिव साइन,
maximum with negative sign, maximum with positive sign, and maximum error with negative sign. तो अब पहले देख लें कि ये जो alternations हैं वो वाकई alternations हैं कि नहीं. Negative sign, positive sign, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. So सारी alternations जो हैं वो ठीक है कि signs जो हैं वो alternate हो रहे हैं. और फिर ये let's count them 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो turns out के ये जो पॉलिनोमियल है तो इसमें 9 ऑल्टरनेशंस हैं. तो दैट मींस के ये जो भी पॉलिनोमियल है तो दैट इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द डिजायर्ड पॉलिनोमियल व्हिच वाज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ अ लो पास फिल्टर. ठीक है. ओके, तो जब आप टेक्स्ट बुक को मजीद नेविगेट करते हैं तो यू गेट टू नो सम मोर डिटेल्स. तो वो जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है. ठीक है, लेकिन आप ये जो 3 बुलेट पॉइंट्स हैं आप इनको देख सकते हैं कि जब आप लो पास फिल्टर डिजाइन करेंगे यूजिंग दिस ऑल्टरनेशन थ्योरम तो आपके पास एक तो ये हमने कहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑल्टरनेशन जो हैं वो r+2 होनी चाहिए. r जो है वो कैपिटल L ही है तो l+2 होनी चाहिए. तो अब हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम ऑल्टरनेशन जो हैं वो l+3 हैं. इनके मिनिमम ऑल्टरनेशन l+2 हैं और मैक्सिमम ऑल्टरनेशन जो हैं वो l+3 हैं. तो l+2 या l+3 होनी चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज्यादा हो. ठीक है. और देन देयर आर सम हिंट्स के ओमेगा p और ओमेगा s यानी पास बैंड की आखिरी फ्रीक्वेंसी स्टॉप बैंड की पहली फ्रीक्वेंसी पे हमेशा ऑल्टरनेशंस होंगी. इफ यू गाइस वांट टू मेमोराइज दिस इट्स ओके. अगर आप लोग नहीं करते देन इट्स फाइन एज वेल. ठीक है. ओके, तो यहाँ पे भी उसकी मजीद डिस्कशन है. दैट डिस्कशन इज ओपन फॉर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स. ठीक है. तो ये सब कुछ करने के बाद यानी कि the stage is all set for Parkes-McClelland method. ठीक है. तो Parkes-McClelland method जो है definitely time is up. तो हम आज उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे. I will try to discuss this in the beginning of next lecture. तो ये जो figure 741 है तो that is the flow chart for Parkes-McClelland algorithm. When we say algorithm तो that means के अगर आप इसको कोड करेंगे तो it will be kind of an iterative process. ठीक है. तो इसमें आप जो है वो जो भी इंपल्स रिस्पांस आपने ऑप्टिमल एफआर फिल्टर का पता चलाना है तो आप कहेंगे शुरू में HFN को कोई भी आप आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन करेंगे. जैसे मैं आपको कहूं कि HFN जो है उसकी डिग्री 4 है तो HFN के सैंपल्स जो है उनकी वैल्यूज पता चलाएं. तो आप आर्बिट्रेरी वैल्यूज से स्टार्ट करेंगे और आप अपने गैस को जो है वो रिफाइन करते जाएंगे. और गैस आपका रिफाइन कैसे होगा, उसमें आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी? यू विल गेट हेल्प फ्रॉम द मिनिमैक्स क्राइटेरियन एंड फ्रॉम द ऑल्टरनेशन थ्योरम. जब आप ये फ्लो ग्राफ जो है वो faithfully execute करेंगे in your MATLAB or Python code, then you will be able to design an optimal FIR filter. तो यहाँ पे भी हमारे पास मजीद we have a set of equations जिसको हम utilize करते हैं for Parkes-McClelland method. तो ये जो equations हैं तो I'll be going through them in some detail in the next lecture. Hopefully next lecture में first 20 minutes में हम Parkes-McClelland method जो है will kind of wrap it up and then I will start discussing the next topic which is wavelet transform. तो wavelets के लिए will be using the lecture notes, will not discuss it from the textbook. तो जो lecture notes हैं they will be posted on Google Classroom. Time is up. आप लोग अपनी attendance mark कर लें and if there is any question do let me know.